नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार, प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल हो गए और ये 9 साल क्या बेमिसाल 9 साल के रूप में याद किए जाएं। हालांकि लोकतंत्र में कभी किसी सरकार का 9 साल नहीं होता, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल जरूर हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 2001 से लगातार या तो मुख्यमंत्री हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से 2014 तक, जब तक कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ न हो गए। इस तरीके से हमें एक ऐसा अवसर मिलता है जब हम समीक्षा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल को क्या बेमिसाल 9 साल के रूप में बताया जाए, उसकी समीक्षा करने का वक्त होता है। निश्चित रूप से किसी भी सरकार की खामी और खूबी दोनों होती है। सरकार जनता के लिए होती है और यही एक कसौटी है कि हम किसी सरकार को परखें कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार क्या जनता के लिए काम कर पाई। यही वो कसौटी है, इसके अलावा और कोई कसौटी नहीं हो सकती। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में लोक कल्याणकारी योजनाओं की बाढ़ आई। बाढ़ इसलिए कहूंगा कि एक के बाद एक घोषणाएं हुई और सारी गिनती आप गिन रहे होंगे, सुन रहे होंगे। सबको घर का प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सबको गैस कनेक्शन की योजना, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, शौचालय हो, किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की बात हो। इस तरीके से एक के बाद एक योजनाएं बनी, उस पर काम भी हुए। मुद्रा योजना के बारे में दावे हुए, लेकिन मुद्रा योजना भी है, योजना गलत नहीं है, लेकिन मुद्रा योजना में कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोगों को लोन दिए गए स्वरोजगार के लिए। अब इन सब की समीक्षा होगी कि 40 करोड़ को अगर लोन दिए गए रोजगार के लिए, तो 40 करोड़ को तो रोजगार मिल गए होंगे, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए होंगे। उसी तरीके से किसानों की आमदनी दोगुनी हुई या नहीं। और भी क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कितने विश्वविद्यालय बना दिए, कितने आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थान खोल दिए, या मेडिकल के क्षेत्र में क्या हुआ, सीमा हमारी सुरक्षित हुई कि नहीं, विदेश नीति के स्तर पर हम कहाँ रहे। यानी हर स्तर पर चर्चा हो रही है। और हमें दूसरा पहलू ये भी देखना है कि क्या आतंकवाद खत्म हुआ, क्या जो बेरोजगारी खत्म हुई, गरीबी कम हुई, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई घटी। इन एस्पेक्ट्स पर भी हमें सरकार को परखना होता है। क्या दुनिया में जो इंडिसेस बने हुए हैं, उन इंडिसेस में हमने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया, धार्मिक स्वतंत्रता के पैमाने पर, या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में, या किस मामले में हमने कौन सी तरक्की की, यह भी बात है। और जब संकट आया तो संकट के को हमने उससे कैसे जूझा, चाहे कोरोना की महामारी हो या फिर सीमा पर संकट हो। ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए अपने साथ विद्वान पैनलिस्टों के समूह को आपके सामने जोड़ते हैं, रखते हैं, बातचीत करेंगे। सबका सबका स्वागत करते हैं हम। हमारे सामने जुड़ रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, रोज की तरह, और प्रबल प्रताप शाही जी भी जुड़े हैं। सत्यदेव चौधरी जी, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के झंडा बरदार हैं और लोकतंत्र के सही मायने में प्रहरी हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। प्रबल प्रताप शाही जी का स्वागत है। आप किसानों के नेता हैं और हाल में कांग्रेस ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आपका स्वागत है। हमारे साथ अभिषेक कुमार जी जुड़ रहे हैं। अभिषेक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सुलझे हुए विचार लोगों के सामने रखते हैं। इस बीच अनिल गुप्ता जी का भी हमारे पास फोन आ रहा था कि वो भी हो सकता है कुछ बात वो बोलना चाहते हो, मैं उनका फोन पिक नहीं कर पाया, लेकिन
देखता हूँ। बात और चर्चा जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रबल प्रताप जी, आपके पास ही आना चाहता हूँ। प्रबल जी, जी नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल, जिस पर मैंने पहली पंक्ति में कहा कि किसी सरकार का 9 साल लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में 5 साल से ज्यादा की इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, जी। उनके प्रधानमंत्री होने के 9 साल जरूर हुए। तो इन 9 साल की को क्या बेमिसाल कहा जाए? आप क्या मानते हैं, कैसे ये 9 साल बेमिसाल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार वर्तमान समय में चल रही है, जी। उसको बेमिसाल आप ये देख सकते हैं कि गरीबी की रेखा से बाहर आए हुए व्यक्ति फिर से वापस जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जो 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए की सरकार थी, जिसको मनमोहन सिंह जी हेड कर रहे थे, प्रधानमंत्री थे, तमाम वो योजनाएं जिनके द्वारा गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल कर आए, वह सारी योजनाएं 2014 के बाद दम तोड़ने लगी। मैं जिक्र करूंगा मनरेगा की योजना। 15 करोड़ परिवार भारत का मनरेगा से, ग्रामीण अंचल का मनरेगा से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। और पहले बजट होता था 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब, 1,20,000 करोड़ रुपए करीब, और अब जो है वह बजट घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और जबकि मनरेगा की इस योजना ने ही लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया। उस समय लाइफलाइन बना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। ये पहली सरकार है जिस के प्रधानमंत्री जी हैं, जो जनता के बजट में तो कटौती करते हैं, लेकिन स्वयं के ऊपर हुए बजट को बढ़ाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने लिए हवाई जहाज जो खरीदते हैं, वो 85-100 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज है, और उनके बेड़े में 85-100 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज हैं, यानी 17,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज से वो चलते हैं। और वह दोनों हवाई जहाज जो है, लेकिन वो दोनों प्रबल प्रताप जी, प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज खरीदे, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे मैं क्या? एक बात कह रहा हूँ कि सुन लीजिए। 17,000 जी। करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज जो उन्होंने खरीदे, उसमें वो और अडानी जी चलते हैं, उनके मित्र अडानी जी। जहां तक आप कह रहे हैं कि दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन ये पता चलता है कि कितना ज्यादा वो खर्चा करते हैं, अपने स्पेंडिंग कितना करते हैं। अपने प्रचार प्रसार पर उन्होंने सरकारी खर्चा, यानी जनता के पैसे का कम से कम 5,000, 7,000, 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके होंगे। 5,000 करोड़ रुपया तो ऑफिशियल डाटा कुछ समय पहले का था। मैंने 7,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा वर्तमान सरकार ने किया है, जिससे कॉर्पोरेट मीडिया को तमाम ऐड दिए जाते हैं, और उन ऐड के कारण ही जो है कॉर्पोरेट मीडिया जो है मोदी का सुबह से लेकर शाम तक गुणगान करती है। जहां तक महंगाई के पैमाने पर आएंगे, महंगाई चरम पर पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस सिलेंडर के दाम जब यूपीए के सरकार था तो 400 रुपए था, आज जो है 1,150 रुपए का एक गैस सिलेंडर मिल रहा है। रसोई रसोई की जो किचन है, उसका बजट बढ़ता जा रहा है। रसोई घर का किचन का बजट जो है बढ़ता जा रहा है। जहां तक फीसें जो महंगी होती जा रही हैं। जो स्कॉलरशिप थे, जो SC ST OBCs के लिए थे, दलितों के लिए था, आदिवासियों के लिए था, महिलाओं के लिए था, अब्दुल कलाम आजाद जो वो था, स्कॉलरशिप योजना थी, वो सारी डाउन टोडन अल्पसंख्यक समाज के लिए वो सारी स्कॉलरशिप धीरे धीरे करके डायल्यूट कर दी गई या खत्म कर दी गई। इससे जो हमारे समाज के जो लोग पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज के लोग, आदिवासी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी आने वाले समय में सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, भागीदारी नहीं मिलेगी, और वो लोग मुख्य धारा से कट जाएंगे। तो भारत का विकास तो नहीं होगा। भारत का से इन सब कदमों से भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा असंतोष फैलेगा। नरेंद्र मोदी जी के जो आंतरिक सुरक्षा की बात आप करेंगे, मणिपुर इस समय चल रहा है, मैती और कुकियों में झगड़ा हो गया, और उसमें भी RSS का रोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का रोल रहा है। पहली बार मैंने देखा है कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में, चाहे आसाम का, मेघालय से का बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ और गोलियां चली। ये सबसे जी। बड़ी घटना हुई है, गोलियां चली हैं। जहां तक आंतरिक सुरक्षा का देखिए, पुलवामा की घटना हुई,
पुलवामा की घटना आरडीएक्स 40 किलो आरडीएक्स लगाकर 400 किलो आरडीएक्स लगाकर उड़ा दिया और 40 जवान हमारे मर गए। उनको हवाई जहाज नहीं दिया गया, उनकी सुरक्षा को पर ताक पे रखकर उनको शहीद होने दिया गया और उस पर उन्होंने नेशनलिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा उठाकर चुनाव जीता, 2019 का पूरा चुनाव जीता। विदेश नीति पर देखिए, विदेश नीति के तमाम पैमाने पर आप फेल है। 9 सालों में चीन हमारे इलाकों में आकर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में आकर उसमें घुसपैठ करने की, यहाँ तक उत्तराखंड के इलाके में घुसपैठ किया। कुछ जगह अरुणाचल प्रदेश में तो उसने जो है बकायदा गांव बसा दिया। उस पर भी ये सरकार चुप है और कहती है हमारे इलाके में घुसाने कोई नहीं, और ये प्रधानमंत्री के बोल है, मेरे बोल नहीं। तो प्रबल प्रताप जी, अब मैं फिर आऊंगा आपके पास। एक महत्वपूर्ण और बात मैं कह दूं कि कल प्रधानमंत्री लौट कर ऑस्ट्रेलिया से आए। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे उन्होंने डंका बजाने की बात की और ये वो उनका स्वागत भव्य हुआ यहाँ। लेकिन जैसे ही आए 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका उत्तराखंड और पंजाब और जम्मू कश्मीर के छात्रों की एंट्री बैन हो गई है। उनको जो है अब एंट्री नहीं मिलेगी वहां के विश्वविद्यालय में। तो ये तो विदेश नीति का हाल है भारत की विदेशी। और रशिया ने अब मना कर दिया कि मैं जो है आपका पेमेंट नहीं लूंगा, धमका रहा है रशिया भी। तो हम आज खड़े कहां पर हैं? आज हम विदेश नीति में नेपाल से हमारी वो है, पाकिस्तान से हमारे तल्ख रिश्ते हैं, बांग्लादेश से हमारे तल्ख रिश्ते हैं, म्यांमार से हमारे तल्ख रिश्ते हैं। हमारे रिश्ते रशिया से भी तल्ख हो जाएंगे, हमारे रिश्ते और अमेरिका से भी तल्ख हो जाएंगे, हमारे रिश्ते तो हमारे रिश्ते हैं किससे से? हमारे रिश्ते हैं किसके साथ? चाइना के साथ वैसे ही तल्ख रिश्ते बहुत दिनों से हैं। तो हमारे रिश्ते हैं किससे से? तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के क्राइटेरिया पर बाकी ये सरकार फेल है। जी, मैं प्रबल जी आपके पास फिर आता हूं। इस बीच मैं स्वागत कर लूं, हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुलझे हुए विचार रखते हैं। अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं अब आता हूं अभिषेक जी के पास कि ये देखिए, प्रबल प्रताप जी ने कुछ बातें कही, वो ये कि हर क्षेत्र में सरकार जो है विफल रही है। विदेश नीति में उन्होंने बताया, घरेलू नीति में ये कहा कि SC ST ये जो तबका था उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल हुआ, गरीबों की मुश्किलें बढ़ गई। इस तरह की चीज़ों को रखते हुए उन्होंने एक बात ये बताने की कोशिश की कि बीता 9 साल जो है इसी मायने में बेमिसाल हो सकता है। तो आप अभिषेक जी क्या राय रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बीते 9 साल में क्या ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया कि जिसे बेमिसाल कहा जाए? पहले सबको नमस्कार। जी। इनको बेमिसाल बिल्कुल है ये। और हमारे साथी साई जी अभी बता रहे थे, क्योंकि वो एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो उसी तरीके से अपने सारे तथ्य को रखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि मोदी जी ने बहुत सारे योजनाएं चलाई हैं और एक ऐसी मोदी जी को भी नहीं पता चला पिछले 9 साल में कि हम किस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, उसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन अंततः उनके जो परिणाम निकले वो कुल मिला-जुला कर एक तरीके से अच्छा है परिणाम। मुख्य जो मोदी जी हैं वो उनका जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से वो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बने, उसी फॉर्मूले से वो देश के प्रधानमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उस फॉर्मूले को और 10 गुना तेज कर दिया। जैसे उनको जो हम लोग एक कॉर्पोरेट जगत में होती है ब्रांड इक्विटी, कई लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में ये नहीं समझ पाते हैं। जो ब्रांड इक्विटी होती है, ब्रांड ट्रस्ट होता है। जैसे किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, कोका कोला हो या जो भी हो, टाटा हो, तो वो एक नाम स्थापित करता है। उसके बाद वो चाहे नमक बेचना हो, चाहे तेल बेचना हो, चाहे गाड़ी बेचना हो, चाहे हवाई जहाज बेचना हो, वो उस नाम से वो बेचना शुरू करता है। तो मोदी, ये
भाजपा के अंदर में मोदी जी की एक ब्रांड इक्विटी क्रिएट की गई, गुजरात से शुरुआत होकर देश में आई, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसी ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चूंकि पहले रिसोर्सेज एक लिमिटेड थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हो गए, तो उसमें आप 50 गुना वृद्धि बोल सकते हो कि जहां भी मौका मिला, जहां भी कुछ आ, आ, उनको अवसर मिला, वहां पर उन्होंने ब्रांड इक्विटी अपनी क्रिएट करने की कोशिश की। और सबको ये समझाया गया कि एक ही नाम काफी है, मतलब अल्टीमेटली मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा, बाकी लोग, नेता लोग गौन रहे। आप पूरे 9 साल में देखेंगे तो किसी भी उनके जो सहयोगी मंत्री रहे हों या नेता रहे हों, वो बिल्कुल पीछे रहे हैं, और वो मोदी जी के नाम से ही कोई भी कार्य शुरू करते हैं, जैसे श्री गणेश जो करते हैं उन्हीं के नाम से करते हैं। तो ये 9 साल में उन्होंने हर काम को उसी लिए किया क्योंकि एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो और आगे हम इसी के नाम पर अपनी नैया को आगे ले चले। जी मैं जी 1 मिनट में अभिषेक बात जी। खत्म करूंगा, अ, 1 मिनट, 1 जी मिनट में बात खत्म करूंगा। जी लेकिन इसमें जो एक दूसरा पहलू, ब्रांड इक्विटी, कोई भी लीडर, कोई भी इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल देखे, ही इज द सुपरमैन, no doubt he has did for him for everything, and as a fighter he has fighted। लेकिन एक जो स्थिति हुई, जो विपक्ष को या जो उनके जो अपोजिशन है, उनको जिस तरीके से एक डरा कर, धमका कर, या इस तरह की माहौल क्रिएट करके जो उन्होंने एक अपना प्रभुत्व जमाने का कोशिश किया, या जो भी करने की कोशिश किया, वो थोड़ा सा पूरे इनके जो ब्रांड इक्विटी है या जो भी है, वो जनमानस को शायद वो अच्छा नहीं लगा या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। जी जी मैं अब आगे बात को बढ़ाता हूँ, सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। चौधरी साहब, अभिषेक जी कह रहे हैं कि ब्रांड इक्विटी की तरह मोदी ब्रांड को डेवलप किया गया, क्रिएट किया गया, वो सुपरमैन की तरह सामने आए। लेकिन सुपरमैन की तरह अगर सामने आते और वाकई वो तो सुपरमैन की क्वालिटी तो अपलिफ्ट करने की होती है, कोई दिक्कत में होता है तो उनको बचाने की होती है। तो सुपरमैन की क्वालिटी अगर हम देखें तो एक आंकड़ा हमारे पास आता है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब भारतीय जनता पार्टी के पास 7 स्टेट्स में सरकारें थी। 2018 में ये 3 गुना बढ़ गई। तो निश्चित रूप से लग रहा था कि ये सुपरमैन वाली छवि जो कह रहे हैं अभिषेक जी वो रही। लेकिन 2023 में हम देख रहे हैं कि 14 स्टेट्स में रह गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो क्या सुपरमैन की छवि ने पीक पाया और जनता की उम्मीद जहां थी वहां तक वो ले गए, लेकिन उम्मीदों का टूटना अब शुरू हो गया है और अब जनता जो है उनकी छवि से अपने आप को निकलने का, बचाने का प्रयास करेगी। ये सुपरमैन नहीं है। क्या 9 साल में हम ऐसा देख रहे हैं चौधरी साहब? जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, ये कितने राज्यों में सरकारें रही, कितने राज्यों में सरकारें बनी, ये जी तो एक लगातार की प्रक्रिया है। चुनाव हारना और जीतना, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन हमें देखने की बात यह है कि जो भी चुनावी प्रक्रिया रही वो लोकतांत्रिक कितनी रही। तो लोकतंत्र के नाम से तो मुझे लगता नहीं है कि भाई इन मोदी जी की सरकार ने कहीं पर भी लोकतंत्र को प्रभावित किया, लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाया। मेरे विचार से तो लोकतंत्र और कमजोर पर कमजोर ही हुआ, हर साल बल्कि कमजोर हुआ, हर चुनाव के अंदर कमजोर हुआ। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया, या मैं ये कह सकता हूं कि खाली लोकतंत्र का ये नाम लेते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से काम कुछ भी नहीं हुआ। और किसी भी सरकार का पैमाना होता है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के आधार के ऊपर। आर्थिक व्यवस्था के आधार के ऊपर अगर आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था
खाली मैं $1 की वैल्यू के हिसाब से ही आपको बता देता हूं कि जी 2010 के अंदर $1 के 47 रुपए का करीब करीब आता था, 47 या 48 रुपए के बीच में। और 2023 के अंदर $1 की वैल्यू हो गई 82 रुपए से भी ऊपर। 10 साल के अंदर अंदर डॉलर 47 रुपए से बढ़ के 82 रुपए हो गया। और इसी प्रकार जो ब्रिटिश पाउंड है 2010 के अंदर 70-71 रुपए का हुआ करता था, जो आज 2023 में 104 रुपए का है। और अगर आप खरीदने जाएंगे तो शायद 105 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। तो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का या विकास का पैमाना किसी आयात निर्यात की नीति से, अर्थव्यवस्था की नीति से ही आप उसका मापदंड बना सकते हैं। जब हमारा आयात निर्यात के अंदर कोई ऐसा वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर हमारा कोई ऐसा प्रभावशाली योगदान नहीं है जो पहले हुआ करता था, और एक मामूली से मामूली देश जो हमारे बगल में बांग्लादेश है, 2010 के अंदर बांग्लादेश की करेंसी का दाम था 1 रुपए के बदले में 1 रुपए 1.6 टका। आज उसकी वैल्यू है 2023 में 1.13, यानी हमारा रुपया कमजोर हो गया। जो थाईलैंड की इकोनॉमी है, थाईलैंड की इकोनॉमी के बदले में भी 1 रुपए के 665 पैसे मिला करते थे पहले, खाली 65 पैसा 1 रुपया का थाईलैंड का बाट। अब 2023 के अंदर वो सिर्फ 44 पैसे मिल रहा है। तो हमारी तो करेंसी की वैल्यू कहाँ हो गई? हमारा करेंसी की वैल्यू किसी भी देश के मुकाबले में कमजोर ही कमजोर हुई है। और लोकतंत्र के मायने में, घरेलू उद्योग के मामले में, कुटीर उद्योग के मामले में, हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में, हमारी कोई भी प्रेस की फ्रीडम के बारे में आप बात करें, लोकतंत्र के बारे में बात करें, हमारा स्तर घटा ही घटा है। और ये खाली दूसरे देशों में जाके तो बहुत बड़ी प्रशंसा लूटते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर आके वो सारी चीजें धराशायी हो जाती हैं। इन्हीं के लोग इनके माला पहनाते हैं, इन्हीं के लोग इनके रैलियों में जाते हैं और वही लोग इनके गीत गाते रहते हैं। तो आज भी अगर आप देखें तो कुल वोटों का इनको कितना प्रतिशत वोट मिला हुआ है? मात्र 22 करोड़ वोट लेके इन्होंने सरकार बनाई 2019 के अंदर। और अगर जीते हुए सांसदों के वोट देखोगे तो सिर्फ 15 या 16 करोड़ वोटर होंगे। तो 90 करोड़ वोटरों के अंदर से सिर्फ 15-16 करोड़ वोट लेके इन्होंने सरकार बना रखी है। और जिसमें पता नहीं ये इतना ढोल पीटते हैं जी कि हमारी कितनी मेजोरिटी से, कितने बहुमत से सरकार बनी हुई है। वोटर की वैल्यू क्या है? यहाँ वोटर का कोई भाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है वोटर का। आप जब चुनावों के अंदर देख लीजिए, कोई हमारे जो चुनाव आयोग है उनकी भूमिका देख लो, या किसी भी विभाग के अंदर आप चले जाइए, सब जगह भय का वातावरण, नफरत का वातावरण और एक ध्रुवीकरण का वातावरण है। खास तौर से हिंदू मुसलमान का जो ध्रुवीकरण करवाया इस सरकार ने, ऐसा तो हमें आज तक कभी देखने को नहीं मिला। और क्यों किया इन्होंने ये, और उसको करने से इनको फायदा क्या हुआ? आज तो अब सब सारे चुनाव हारते जा रहे हैं ना, और भविष्य के अंदर भविष्य बताएगा। ये तो इनका पैमाना तो देखिए, आप खाली चुनाव से ही लगा सकते हैं। खाली बोलने से अगर आप बात करोगे तो बोलने के आगे तो इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी का भी। झूठ बोलने के अंदर, नारे लगाने के अंदर और लुभावने नारे लगाने के अंदर तो ये एकदम उसके विशेषज्ञ हैं। तो इसके बारे में तो शायद ही कोई दूसरा राजनीतिक दल या नेता इसका मुकाबला कर सके। लेकिन चुनाव के परिणाम से जरूर इनको नापा जा सकता है कि चुनाव अगर ये जीतते हैं तो हमें यही मानते हैं जी कि इनकी तो पता नहीं कितना बड़ा विकास हो रहा है। अब वो चुनाव कैसे जीतते हैं, कैसे नहीं जीतते हैं, इन बातों का भी एक अलग विषय है। लेकिन चुनाव जीतते हैं तो इसका मतलब ये सफल है, चुनाव हारते हैं तो इसका मतलब इनकी नीतियां खराब है, इनकी नीति ठीक नहीं है। जी, अभी मैं इतना ही बोलता हूं। चौधरी साहब, आपने दो चार महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चौधरी साहब ने खुलकर के कहा है कि इस सरकार में डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि
नरेंद्र मोदी की सरकार में डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं हुई है। इसको अगर थोड़ा स्पष्ट करके हम बोलें तो निश्चित रूप से सरकार में बहुमत के लायक आंकड़े हो या न हो, किसी भी तरीके से सरकार बना लेने की प्रवृत्ति जो दिखी है वो नजर आई है। संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग सामने आया है, यहाँ तक कि न्यायालयीन जो हस्तक्षेप है उसके भी संकेत मिले हैं, दबी जुबान में बातें कही जा रही हैं। इन सब के अलावा सत्यदेव चौधरी जी ने बताया कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो टूटा है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ने समाज को विभाजित किया है। ये सारी चीजें हैं जो नकारात्मक हैं। और विदेश में क्या मान हुआ नहीं मान हुआ, लेकिन अपने देश में उसका डंका पीटा गया है, ये बात भी सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं। अब मैं आता हूं, अनिल गुप्ता जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अनिल गुप्ता जी को आप सब दर्शक सुनना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो अनिल गुप्ता जी, आपसे सीधा सवाल यही है कि ये 9 साल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो बीते हैं वो किन मायनों में बेमिसाल हैं। जीएसटी 186 करोड़ वसूले जा रहे हैं, ये उपलब्धि है। नोटबंदी के बाद में एक और नोटबंदी आई है, ये उपलब्धि है। आतंकवाद खत्म हुआ है, कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कि बेरोजगारी मिटी है, कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, कि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो गया है, कि सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, कि कारोबार बढ़ गए हैं, कि विदेश से आयात निर्यात बढ़ गया है, कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ का रेट था उसमें सुधार हुआ है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस आधार पर हम कहें कि ये 9 साल बेमिसाल हैं? जी गुप्ता जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है सर। आप एक बार दोबारा जोड़ने का प्रयास करें। मैं तब तक इसी सवाल को लेकर प्रबल प्रताप शाही जी के पास आता हूं। जी प्रबल जी। जी प्रबल प्रताप जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी, हमारा सवाल था कि किन मसलों को देखकर, किन उपलब्धियों को देखकर हम कहें कि बीता जो 9 साल है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व का वो बेमिसाल है। तो आप काफी बातें कह चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसे स्पष्ट करिए। देखिए, जहाँ तक मुझसे अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है 9 वर्षों में, उन्होंने भारत को कम से कम 100 साल पीछे ला दिया। जो 70-75 वर्षों में 70 वर्षों में जो भारत उत्थान की ओर गया था, आज भारत पतन की ओर रास्ते पे जा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने क्या कहा, मैती और कुकी में लड़ाई हो गई। तो पहले भी तो हुआ करती थी। अरे पहले पूरी बात सुनिए। अगर पूरी बात सुन लीजिए प्रेम जी। आज समाज के अंदर इतनी नफरत है, इतनी वैमनस्यता फैल गई है कि हिंदू मुसलमान में तो वैमनस्यता है जो फैलाने की कोशिश होता है, आज जातियों में भी वैमनस्यता फैलवा दी इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने, मोदी सरकार ने। आज ये पहलवानों के इस आंदोलन के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जाट वर्सेस नॉन जाट, जाट वर्सेस राजपूत, जाट वर्सेस हर पार्टी कर रही है ये कोशिश। नहीं, जो वैमनस्यता फैलाने का जो काम है, जो वैमनस्यता फैलाने का, प्रेम जी वैमनस्यता फैलाने का काम जो आरएसएस कर रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैमनस्यता फैलती जा रही है, खासकर इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके से वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है आरएसएस ने, जिस हिसाब से वो किया गया, आने वाले समय में मुझे डर है ये 2024 में अगर नरेंद्र मोदी की पुनरावृत्ति हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अल्पसंख्यकों को इस देश में रहना है आराम से। इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं की स्थितियां बहुत ही बदतर हो रही हैं। आप देखिए, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे प्रबल प्रताप शाही जी, तब तो लोग डर जाएंगे।
आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि लोग डरे? 30 दिन से महिलाएं बैठी, महिला पहलवान बैठी हुई हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, उनका माहौल उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के द्वारा। क्या क्या तमगे दिए गए किसान आंदोलन के दौरान, आपको नहीं मालूम? पहली ये सरकार है नरेंद्र मोदी की जिसने किसानों को नक्सली कहा, खालिस्तानी माओवादी कहा, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट का। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुद। उन्होंने आंदोलन जीवी और क्या क्या परजीवी कहा। आप इस सरकार को क्या क्या दिया जाए? ये बेमिसाल सरकार है, 9 साल बेमिसाल है। ये 9 साल इस देश को पीछे करने का काम किया। इस देश की आत्मा और अंतरात्मा है किसान और गांव, उसको अपमानित करने का काम अगर किसी ने कोई कर सकता है वो नरेंद्र मोदी। आज मैंने क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया, प्रबल प्रताप जी, जनता क्या करे? नरेंद्र मोदी जी जनता को बदलाव करना पड़ेगा, कांग्रेस को बदल करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। अब गलती हुई मोदी जी जनता सरकार से। देखिए डेमोक्रेसी, देखिए कांग्रेस पार्टी में कम से कम अगर गलतियां की तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। जनता उनसे लड़ सकती है। तमाम वो संगठन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी रहते हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करते हैं। इंटक जैसा संगठन जो है मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करके भारत बंद में शामिल हो सकता है, लेकिन बीएमएस नहीं शामिल हो सकता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ किसी भी नीति, मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, अभी भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ लाइक माइंडेड लोगों को आगे आना पड़ेगा, जनता को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो देश के अंदर लोकतंत्र के गिने चुने दिन बचे हैं। और मुझे तो डर है कि पहले तो 300 दिन थे, अब तो हो सकता है कि सरकार इतनी डर गई है, नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी डर गई है कि वो कर्नाटका की हार के बाद उसको डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहीं हम हार गए, तेलंगाना में हार गए, हमारा तो मोमेंटम है। इसलिए सरकार हो सकता है पहले ही 26 जून के बाद इस मौजूदा संसद को भंग करने की कोशिश करे और चुनाव नवंबर और दिसंबर में कराने की कोशिश करें विधानसभाओं के साथ। जी प्रबल प्रताप जी, आप एक महत्वपूर्ण तारीख की याद दिला रहे हैं। लोकतांत्रिक मर्यादा का कितना साकार किया गया है इस 75 वर्ष में, कि 75 वर्ष जब हो रहे हैं भारत के और नई संसद जब बनी हुई है, उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति को करना है, क्योंकि राष्ट्रपति महिला है, आदिवासी इसलिए नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ये 9 साल की जी प्रबल प्रताप जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, 26 जून की तारीख याद दिला दी। 26 जून मुझे लगता है आप आपातकाल की याद दिला रहे हैं क्या? आपने 26 जून का जिक्र क्यों किया? क्यों 26 जून के बाद ही सरकार इलेक्शन कराने सोचेगी? ये बड़ा सवाल है। मैं कह रहा हूँ 26 जून के बाद इसलिए करेगी क्योंकि उसके बाद 6 महीने का पीरियड लगता है और उन लोगों की दिसंबर में ही वो सबका वो बनना है सरकारें, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। इसलिए उसके चुनाव के साथ उस चुनाव के साथ 26 जून सुन लीजिए, उस चुनाव के साथ ये चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव, नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। नरेंद्र मोदी अब मात्र जो है गुजरात के तक ही सीमित हो चुके हैं। उनका पूरा ब्रांड जो है, उनकी जो ताकत है वो बस मात्र गुजरात रह गई है। ये आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर किसी भी चुनाव को जिताने के सक्षम नहीं है। फिर आऊंगा आपकी बात, इधर जोड़ लेते हैं अनिल गुप्ता जी को, क्योंकि उनको हम जोड़ नहीं पाए हैं, आवाज उनकी सही नहीं थी। अनिल गुप्ता जी, प्रश्न आपके सामने था, मैं दोहराऊंगा नहीं, आप उत्तर दें दर्शकों से, मुखातिबों। आज लगता है कि आवाज धोखा दे रही है, आज आवाज मिल नहीं पा रही है आपकी। कोई आवाज नहीं आ रही है तो हमें आपको स्क्रीन से हटाना होगा ताकि आप आवाज ठीक कर लें। जी, मैं अभिषेक जी के पास आता हूं। अभिषेक जी, दोबारा ज्वाइन कर लें। हाँ, दोबारा जुड़ लें। अनिल गुप्ता जी, दोबारा जुड़ जाइए, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। प्लीज दोबारा डिस्कनेक्ट कर लें और फिर कनेक्ट कर लें। अभिषेक जी, आप सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की समीक्षा हो रही है, 9 साल हो गए, और हम डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग हुई है, क्या आप राय रखते हैं?
इसको डेमोक्रेसी कैसे बोले? डेमोक्रेसी एक डिस्कशन, एक बुक का हिस्सा है। डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ये पार्टी है वो डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोचती है। ये इनका जो पूरा, हमने पहले भी बोला था कि ये ब्रांड इक्विटी है, दे आर वर्किंग लाइक एज कॉरपोरेट, एंड इनको इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि कहाँ कौन सी डेमोक्रेसी है, कहाँ पे शिक्षा है, कहाँ पे अज्ञानता है। दे हैव वन विजन दैट हाउ वी हैव टू स्टे इन, मैंने सत्ता में कैसे रहना है और कैसे हमें मैक्सिमम वोट पाना है, इसके लिए वो सारा काम कर रहे हैं। चाहे वो ध्रुवीकरण हो, चाहे वो अन्य कार्य हो, चाहे वो पूरे ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में करना हो, और भी जो एजेंसियां उनको कंट्रोल में करना हो, इनका एक जो मिशन होता है, एक जो लीडर का जो एक योद्धा होता है, उसका एक विजन होता है कि यहाँ पे पहुंचना है और इसे हमें कायम रखना है। इस तरीके से उन्होंने अपने सत्ता पे कायम रखने के लिए वो इन सब चीज, हर तरीके का जो भी एक जो मॉडर्न जो 21वीं सदी में हो सकता है, उन सारे इक्विपमेंट, स्ट्रेटजी, हर चीज को वो अपनाया जा रहा है। तो हम लोग इसको बीच बीच में लाकर डेमोक्रेसी का कैसा चल रहा है, अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम, इन सब चीजों का डिस्कशन लेना देना उतने देर तक है। अगर इस पार्टी को पता चल जाए कि हमें मैक्सिमम वोट मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके या उनका समर्थन करके या क्रिश्चियन का समर्थन करके वोट ज्यादा मिलेगा, ये वही पार्टी है जो दूसरे जगह चली जाएगी। क्योंकि एक जो मार्केटर होता है वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, और वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये उसके लिए ना कोई आप सही धर्म। कह रहे हैं अभिषेक जी। आपको बस एक लाइन इंटरवीन करने के लिए क्षमा के साथ कि अभी हाल में जो चुनाव पूर्वोत्तर में हुए मेघालय में, आपने देखा होगा कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम गौ मांस खाते हैं और हमारे लिए यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी एक आवाज भी नहीं उठी उनके विरोध में कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, जबकि वो पूरे देश में इस तरह की भाषा बोलते हैं। जी, मैं उसी चीज पे आना चाहता हूँ। जो इस तरह का डिस्कशंस हो रहे हैं कि ईडी के रेड हो रहे हैं, सीबीआई के रेड हो रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये सब टाइम पास करने की बातें हैं। ये सबको पता है पूरे देश में कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। पहले जो शासन कांग्रेस की रही हो, आने की रही हो, सबने एक लेवल तक डेमोक्रेसी से समझौता किया है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी ने किया है। बीजेपी ये है कि खुलकर सामने आ गई है। पिछली जो पार्टियां थी, जो पिछली सरकार थी, वो एक आंख का पानी जो बोलते हैं, या एक लिमिट रखते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने उस लिमिट को पूरा खत्म कर दिया, बोला कि कोई यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। जब तक जिस चीज से वोट मिलता रहेगा, जिस मैकेनिज्म से वोट मिलेगा, हम वो सारा चीज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो विपक्ष है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो लोग एक कंफर्टेबल जोन से आए हैं। अब उनको फील्ड में उतरना, फील्ड में आकर उनको बहस करना और पब्लिक को समझाना, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल हुआ है, दूसरा एक जो ब्रांड इक्विटी की बात करी कि इस तरह का ब्रांड बनाया हुआ है कि सब कुछ चलता है, चलो इसमें थोड़ा सा खराबी है तब भी यही ठीक है। वो लोग क्या करें, इस तरह के एक परसेप्शंस क्रिएट किया गया। और बार बार जो ये विपक्षी दल ये खुश हो रहे हैं कि हमने कर्नाटका जीत लिया, अब आगे ये जीत लेंगे, आगे उसमें वो हार हो जाएगी। लेकिन ये हम भी नहीं कह सकते। लेकिन जब सत्ता के जब बड़े खेल होते हैं तो एक स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा हो सकता है। तो इसके ऊपर भी जो विपक्षी दल है उनको सोचना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बेवजह का जब किसी ने कोई विरोध नहीं किया ईवीएम का, फिर भी मीडिया के तरफ से जो उनके सेट जो प्रोपेगेंडा उनके तरफ से खुद ही चलाने लगा, अब तो ईवीएम का कोई इशू नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर में भी विपक्ष दल को काफी सतर्क रहने का और मुखर होने की जरूरत है। ना कि हम इलेक्शन जीत गए हैं तो ये बोलते रहे कि भैया अब तो हम अब यहाँ भी हार जाएंगे, वहां भी हो सके हर जगह हार जाए, लेकिन
जो उसका जो मेन जो उसका जो टारगेट है जो 2024 है, वहां पे कैसा रिजल्ट होता है वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो क्या जी होता है जी कि जैसे अगर कांग्रेस को भी हटाना था तो पूरी विपक्षी दल 40 साल के बाद एक साथ हुई, एक स्वर में लड़ा, तब जाके वो उसको कांग्रेस को हटा पाए। तो यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं जो माहौल अभी बना हुआ है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ ज्यादा बदलाव हो जाएगा, तो वैसा लगता नहीं है। हाँ, बातचीत करने के लिए कुछ बदलाव आ जाएंगे कि यहाँ हार रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव हमें नजर नहीं आता जब तक कि विपक्षी दल जी एक नहीं। जी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अनिल गुप्ता जी को। उम्मीद है कि उनकी आवाज़ ठीक हो गई होगी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें गुप्ता जी, और आपके पास सवाल है ऑलरेडी। आप हमें जवाब दें कि इस बेमिसाल 9 साल कैसे है बेमिसाल। अपने आप को अनम्यूट कर लें। म्यूट म्यूट हैं आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। जी हाँ, अब ठीक अब है। आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बोलिए। जी प्रेम जी, आज कुछ तकनीकी व्यवधान ने विषय कुछ। पर आया जाए सर, दर्शक जी समझते हैं बातों को। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार के 9 साल यदि बेमिसाल हैं तो केवल एक मामले में कि जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जम्मू कश्मीर में एक वादा पूरा किया, संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का। उसके अलावा इन्होंने 250 से ज्यादा योजनाएं, जन कल्याणकारी तथा कथित जन कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, लेकिन उन योजनाओं में से अधिकांश सफल नहीं हुई हैं। आर्थिक विषमताएं और सामाजिक विषमताओं का हाल यह है कि किसान, मजदूर सभी लोग आंदोलनरत हैं। मजदूरों के तो विभत्स दृश्य हमको दिखाई दिए कोरोना काल में। तो सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, इन सब से लोग को संतोष तो नहीं हो सकता। तोष माने आनंद होता है, लोग तोष नहीं हो सकता। असंतोष चारों ओर व्याप्त है, और किसी भी लोकतंत्र का सबसे अच्छा पैमाना लोक आनंद का स्तर ही, लोक संतोष का स्तर ही बता सकता है कि सरकार उनके पक्ष में, उनके हित में, उनके लिए कैसा काम कर रही है। तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, खासतौर से सत्यदेव चौधरी जी ने देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत अच्छी रोशनी डाली। बताया कि किस तरह से बांग्लादेश और जैसे छोटे देश का जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो मुद्रा की स्थिति है वो हमसे बेहतर है। थाईलैंड और बांग्लादेश बहुत छोटे देश हैं भारत के मुकाबले। तो इन मोटे मोटे तौर पर जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, बिंदुओं पर विचार करते हैं, तो बेमिसाल तो कतई नहीं कह सकते। न लोकशाही की स्थिति अच्छी है, लोकतांत्रिक वातावरण दमघोंटू है। प्रतिशोध के तहत विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से विपक्षी दलों की सरकारों को गिराया जा रहा है, ऐसा वह बड़ा चिंतनीय है। वो आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने धारा 356, धारा नहीं, अनुच्छेद कहना चाहिए, संविधान में अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 300 के तहत चुनी हुई सरकारों को, राज्य सरकारों को भंग किया, बर्खास्त किया। लेकिन ठीक है, उन्होंने कानून का सहारा लिया। ये तो गैर कानूनी तरीके से प्रलोभन से, धन की बेजा इस्तेमाल से सरकारों को गिराना लोकशाही के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति है। तो मेरे विचार से बाकी वक्ता बहुत कुछ कह चुके हैं, तो उसको दोहराने से कुछ कोई बहुत जी उपयुक्त नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो आज रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें उन्होंने 9 साल पर 9 सवाल उठाए हैं, उस पर सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस भी यही कह रही है कि प्रधानमंत्री को खामोशी तोड़नी चाहिए। कुछ नहीं तो अब नेक्स्ट चुनाव में 1 वर्ष रह गया है, तो कम से कम संवाददाता सम्मेलन करके
स्पष्ट कर दें चीजों को। यदि प्रधानमंत्री संवाददाता सम्मेलन का आयोजन नहीं करते तो इसका अर्थ है कि उनकी लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है और वह जी, जी। मीडिया के सवालों से ये बचना चाहते हैं। अनिल गुप्ता जी, क्षमा के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ और इससे मेरी इच्छा तो थी कि मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता, लेकिन थोड़ी समय की पाबंदी है, मुझे एक और डिबेट में इमीडिएट बैठना है, तो इस वजह से मैं आप सबसे क्षमा के साथ इजाज़त लेता हूँ। आप दर्शकों का बहुत-बहुत आभार, सत्यदेव चौधरी जी आपका, प्रबल प्रताप शाही जी, अभिषेक जी और अनिल गुप्ता जी, आप सबका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार।